नमस्कार, मैं सुबोध, पुलिस उपाधीक्षक। दोस्तों, कानून के संरक्षक कानून की किताब में लिखे हुए शब्दों से बंधे होते हैं। जब तक वे इन शब्दों की सीमाओं में रहते हैं, कानून पूरी ताकत से काम करता है। लेकिन जैसे ही संरक्षक इन सीमाओं को तोड़ते हैं, कानून अपना स्वरूप खो देता है और व्यक्तिगत हितों में उलझ जाता है। यहीं से कानून का उल्लंघन शुरू होता है और कानून की गरिमा टूटने लगती है। चाहे वह पुलिस पदाधिकारी हो या न्यायिक पदाधिकारी, सभी को कानून की मर्यादा के भीतर रहकर ही कार्य करना चाहिए ताकि कानून की गरिमा बनी रहे। आज हम एक ऐसे ही मामले की चर्चा करेंगे जहां सही और गलत का निर्णय करना कठिन है, लेकिन इस घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मामला तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर से है, जहां प्रारंभ में 2 शिकायतें बलजाबाद पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। एक शिकायतकर्ता टी शिवकुमार थे, तो दूसरी ओर से श्रीमती पार्वती द्वारा शिकायत की गई थी। एक पक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांचीपुरम के निजी सुरक्षा अधिकारी लोकेश्वरन रवि, उनके ससुर और अन्य लोग थे, तो दूसरा पक्ष पार्वती देवी और उनके पारिवारिक सदस्यों का था। आरोप यह है कि पीएसओ के ससुर की एक बेकरी थी। दिनांक 25 जुलाई 2025 को जब पार्वती देवी अपने पति एवं अन्य लोगों के साथ उस बेकरी पर कुछ सामान खरीदने आए, तब दोनों समूहों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। इस विवाद के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने बलजाबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। बलजाबाद पुलिस थाने में इन शिकायतों के आधार पर 2 CSR कम्युनिटी सर्विस रजिस्टर संख्या 1121 और 1122 दिनांक 25/7/2025 को दर्ज किए गए। जांच के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला को सुलझा लिया। दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों शिकायतें 28 जुलाई 2025 को बंद कर दी गई। जैसे ही माननीय न्यायाधीश महोदय को यह जानकारी मिली कि उनके पीएसओ के विरुद्ध दर्ज शिकायत बंद कर दी गई है, तब प्रतिशोध की भावना से उन्होंने बलजाबाद पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को बुलाया और मौखिक रूप से यह निर्देश दिया कि पीएसओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। कहा जाता है कि माननीय न्यायाधीश को यह आशंका थी कि उनके खिलाफ जो भी गुमनाम पिटीशन दायर किए जा रहे हैं, वह इस पीएसओ की सहमति या इन्हीं के द्वारा दर्ज की जा रही है। माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 20/8/2025 को 2 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एक कांड संख्या 282 2025 मुरुगन पार्वती के जो पति थे के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296B, 115 सब क्लोज 2, 118 सब क्लोज 1, 351 सब क्लोज 3 तथा तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति हानि एवं क्षति की रोकथाम अधिनियम 1992 की धारा 3 सब क्लोज 1 के अंतर्गत दर्ज किया गया। वहीं दूसरा कांड 283 2025 पीएसओ लोकेश्वरन रवि और उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 296B, 115 सब क्लोज 2, तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2002 की धारा 4 एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)VA के अंतर्गत दर्ज किया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों एफआईआर उन्हीं बंद CSR रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीएसओ और उनके परिजनों के विरुद्ध पार्वती द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में SC/ST अधिनियम की धाराएं भी शामिल कर दिया गया। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गई, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दिनांक 4/9/2025 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत शो मोटो आदेश पारित करते हुए कांड संख्या 283/25 के अभियुक्त व्यक्तियों, जिसमें पीएसओ और उनके ससुर तथा अन्य शामिल थे, को जिला निर्वासन का आदेश पारित कर दिया और कहा कि सभी अभियुक्त स्वयं को कांचीपुरम जिले से सीमा से बाहर करने और अपराध संख्या 283/25 की जांच पूर्ण होने तक
तथा अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किए जाने के बाद ही कांचीपुरम जिले में लौटे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक कांचीपुरम, कांड संख्या 283 के अनुसंधानकर्ता एवं थाना प्रभारी बलजाबाद को दिए गए और उनसे यह निर्देश दिया गया उनको कि यह कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाए। अभियुक्त व्यक्तियों को इस आदेश की भी प्रति दी गई और पुलिस से अनुपालन रिपोर्ट की मांग की गई। इतना ही नहीं, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस उपाधीक्षक कांचीपुरम को आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में पूछताछ हेतु उपस्थित होने को भी कहा। इस आदेश के अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक दिनांक 8/9/2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष उपस्थित हुए तो पुलिस उपाधीक्षक को सुबह से शाम तक न्यायालय में बैठाए रखा गया। शाम को अचानक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने पुलिस उपाधीक्षक के विरुद्ध SC/ST अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया और उनके विरुद्ध एक अन्य सो मोटो आदेश पारित करते हुए उन्हें 20/9/2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने 2 सो मोटो आदेश पारित किया। पहला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अपने PSO और उनके ससुर तथा अन्य के खिलाफ जिला निर्वासन का आदेश पारित किया और दूसरा, पुलिस उपाधीक्षक साहब के विरुद्ध SC/ST अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेकर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कांचीपुरम के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध दोनों प्रभावित व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की गई और याचिकाकर्ताओं ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की कि इस माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा पारित 4/9/2025 और 8/9/2025 के दोनों सो मोटो आदेश को निरस्त किए जाए। दोनों ही आदेश दुर्भावना से ग्रसित है। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने मामले की सुनवाई करते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित निर्वासन आदेश पर कहा कि जहां तक माननीय न्यायाधीश द्वारा दिनांक 4/9/25 को SC/ST अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पारित निर्वासन आदेश का संबंध है, उसमें माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सो मोटो के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। माननीय न्यायाधीश के अनुसार अपराध संख्या 283/2025 के प्राथमिकी दिनांक 20/8/2025 को दर्ज की गई थी और अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसी आधार पर उन्होंने अपराध संख्या 283 में शिवा मणुमगन एवं अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध निर्वासन आदेश पारित किया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि विवादित आदेश में जिसका उल्लेख शिवा मणुमगन के रूप में किया गया है वह और कोई नहीं बल्कि उसी माननीय न्यायाधीश महोदय के अधीन कार्यरत निजी सुरक्षा अधिकारी PSO ही। जैसा भी हो, SC/ST अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निर्वासन आदेश पारित करने से पूर्व या तो कोई शिकायत होनी चाहिए अथवा कोई पुलिस प्रतिवेदन। केवल शिकायत या पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के उपरांत ही विशेष न्यायालय ऐसा निर्वासन आदेश पारित कर सकता है। निर्विवाद रूप से न्यायालय को प्राप्त FIR के अतिरिक्त कोई अन्य पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि SC/ST अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों को निर्वासन आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है, फिर भी इस न्यायालय का मत है कि ऐसा आदेश केवल तब आवश्यक होता है जब वास्तव में अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर कोई अत्याचार किया गया हो और यह संभावना हो कि अभियुक्त पुनः SC/ST एक्ट के अध्याय 2 में वर्णित अपराध करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 244 में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया अथवा जनजातीय ट्राइबल एरिया अथवा SC/ST अधिनियम की धारा 21(2)(7) के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र में ही यह प्रावधान लागू होता है। माननीय न्यायाधीश द्वारा यह भी सत्यापित नहीं किया गया कि क्या संबंधित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र अथवा धारा 21(2)(7) के में चिन्हित क्षेत्र में आता है या नहीं। विशेष न्यायालय केवल तभी निर्वासन आदेश पारित कर सकता है जब उसे संतोष हो कि अभियुक्त पुनः ऐसे ही अपराध करने जा रहे हैं और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार की संभावना है। परंतु वर्तमान मामले में दोनों पक्षों द्वारा दी गई शिकायतों के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह केवल बेकरी के सामान खरीदने के समय हुए आपसी झगड़े विवाद का परिणाम था।
जब दोनों पक्षों ने स्वयं ही बयान देकर पहले ही शिकायतों को बंद करवाया था और उसके बाद एफआईआर का पंजीकरण हुआ, तत्पश्चात निर्वासन आदेश पारित किया गया। यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपराध संख्या 283-25 में पीएसओ एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 10 SC/ST अधिनियम के अंतर्गत पारित निर्वासन आदेश पूर्णतः अनावश्यक था। पुनः माननीय उच्च न्यायालय मद्रास ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा पारित डीएसपी साहब के गिरफ्तारी आदेश पर भी कहा। जहां तक 8/9/2025 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित शो मोटो आदेश का संबंध है, जिसमें उन्होंने SC/ST अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए डीएसपी साहब को इसलिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया कि उन्होंने कांड संख्या 283-25 के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। माननीय न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी पूरी तरह से अनुसंधानकर्ता के विवेकाधिकार पर निर्भर है। अदालत किसी विशेष व्यक्ति को विशेष रूप में गिरफ्तार करने का निर्देश नहीं दे सकती। यद्यपि वर्तमान मामले में यह उल्लेखनीय है कि पुलिस उपाधीक्षक को तलब किया गया और उन्हें SC/ST अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत आरोपी बना दिया गया तथा इस आधार पर न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया गया कि उन्होंने कांड संख्या 283-25 के आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। जिस प्रकार से विवादास्पद आदेश पारित किए गए, उससे प्रथम दृष्टिया उन शपथ पत्रों में दिए गए आरोपों की संभाव्यता प्रतीत होती है जो इन याचिकाओं के समर्थन में दाखिल किए गए। तब तक किसी लोक सेवक के विरुद्ध SC/ST अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जब तक प्रशासनिक पक्ष से कोई निश्चित अनुशंसा न हो या SC/ST अधिनियम के अंतर्गत किसी लापरवाह कृत्य के संबंध में कोई सकारात्मक निष्कर्ष न हो। स्वतः इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ में नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के स्टेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस प्रवीण कुमार के मामले का भी जिक्र किया। SC/ST अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने या संज्ञान लेने के लिए प्रशासनिक जांच की अनुशंसा अनिवार्य है। अतः केवल इसलिए कि पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारी माननीय न्यायाधीश द्वारा निर्वासन के नाम पर जारी कुछ निर्देशों को तत्काल लागू नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारियों ने SC/ST अधिनियम की धारा 4(2) के तहत कोई अपराध किया है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांचीपुरम द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को न्यायिक हिरासत में भेजने का सो मोटो ऑर्डर उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों याचिकाओं जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांचीपुरम के द्वारा पारित किए गए आदेश के विरुद्ध दायर किए गए थे को मंजूर कर लिया गया और माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कांचीपुरम द्वारा दिनांक 4/9/25 और 8/9/25 को पारित विवादास्पद सो मोटो आदेश को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इन मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार विजिलेंस को निर्देश दिया गया कि वे दोनों क्रिमिनल मौलिक याचिकाओं में दाखिल शपथ पत्रों में दिए गए विशिष्ट आरोपों की जांच करें। यह जांच विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित होगी: न्यायाधीश महोदय का उद्देश्य और पक्षपात, शक्ति का दुरुपयोग और दिनांक 25/7/25 से लेकर न्यायाधीश द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक न्यायाधीश और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत। रजिस्ट्रार विजिलेंस को इस संदर्भ में जांच कर इसकी रिपोर्ट दिनांक 23/9/25 तक माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कानून की मर्यादा सबके लिए समान है, चाहे पुलिस हो, न्यायपालिका हो या कोई साधारण नागरिक। न्याय और निष्पक्षता तभी संभव है जब हर अधिकारी अपने अधिकार का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर करे। मेरी आप सबसे अपील है, कानून और न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखिए। अगर अन्याय दिखे तो कानूनी रास्ता अपनाइए। किसी को भी कानून से ऊपर मत मानिए। याद रखिए, सच और न्याय की रक्षा करना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। धन्यवाद। Friends, thanks for watching this video. If you found the video useful, please subscribe to my channel, hit the like button, and share it to your friends.